हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अवेलेबिलिटी जोन्स क्या होते हैं एज्योर के ऊपर और क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं हमको अवेलेबिलिटी जोन्स। तो ये एक रिडंडेंसी के रिलेटेड टॉपिक है। चाहे आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो भी आपको पता होना चाहिए अवेलेबिलिटी जोन्स के बारे में। और अगर आप रियल वर्ल्ड के अंदर किसी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट के अंदर कोई सेटअप करने जा रहे हो तो भी आपको अवेलेबिलिटी का जो है पता होना चाहिए कि भी अवेलेबिलिटी क्या होती है और क्यों हमको अवेलेबिलिटी जोन्स की जरूरत पड़ सकती है। तो सबसे पहले बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि अवेलेबिलिटी जोन्स होती क्या है। तो जब भी हम किसी भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं ना, चाहे मैं सिर्फ एज्योर की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ किसी भी तरीके का प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। आप चाहे आप ऑन प्रेमिसेस सर्वर के ऊपर कुछ कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हो, ठीक है? और आपने मान लो सर्वर लगाए हैं, ऑन प्रेमिसेस पे एक डाटा सेंटर सेटअप किया हुआ है और उस सिनेरियो में आपको पता है कि भी इस सर्वर के ऊपर जो भी आप एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने वाले हो, वो एक क्रिटिकल एस्पेक्ट है आपके बिज़नेस के लिए। तो आपको मेक श्योर करना भई वो जो एप्लीकेशन है या फिर वो जो सर्वर्स हैं, इन केस अगर उन पे कोई प्रॉब्लम आ जाती है या फिर इन केस उस लोकेशन में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे कि लोकेशन में कोई डिजास्टर हो जाता है या फिर लोकेशन के अंदर लाइट चली जाती है, टेक एन एग्जांपल, या ऐसा कुछ भी कैटास्ट्रॉफिक हो जाता है जिसके सिनेरियो में आपका जो डाटा सेंटर है वो अवेलेबल नहीं रहता, तो उस सिनेरियो में आपको उसका भी ध्यान रखना होता है। तो ये सिर्फ एज्योर के रिलेटेड नहीं है, आपको ऑन प्रेमिसेस के अंदर भी हाई अवेलेबिलिटी मेंटेन रखनी होती है। तो उस सिनेरियो में आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जब हम एज़्योर की बात करते हैं, क्लाउड की बात करते हैं, तो वहाँ पे भी हमारे पास अवेलेबिलिटी ज़ोन यही चीज़ सॉल्व कर रहे हैं कि भई हमको हाई अवेलेबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी हमारी सर्विसेज़ के लिए। तो यहाँ पे इस पे समझते हैं कि अवेलेबिलिटी ज़ोन्स किस तरीके से काम करते हैं और किस क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं हमारे लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले ना बेसिकली एज़्योर का स्ट्रक्चर्ड लेआउट बनाया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली जब भी आप एज़्योर पे कोई सर्विस बनाते हो ना, तो इस तरीके से डिप्लॉय की जाती है। तो मान लो यहाँ पे आपका ये एज़्योर क्लाउड है, ठीक है? आपने यहाँ पे डिसाइड किया, इस एज़्योर पोर्टल पे आपने लॉगिन किया और आपने बोला भी मैंने एक वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। तो जब भी आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करते हो, तो वर्चुअल मशीन क्रिएट करने के टाइम आपको एक चीज़ डिसाइड करनी होती है जिसको हम बोलते हैं एज़्योर का रीजन। आपको बताना होता है कि आपकी मशीन जो है आप किस रीजन के अंदर डिप्लॉय करना चाहते हो। अब रीजन बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका कनाडा सेंट्रल रीजन हो गया, उसके बाद आपके यूएस के अंदर 4 रीजन आ जाते हैं, इंडिया के अंदर 1 रीजन आ जाता है, राइट? तो इस तरीके से आपको डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स आ जाते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारे रीजन्स हैं जो अवेलेबल है। अब ये रीजन क्या है? रीजन बेसिकली कुछ भी नहीं है, रीजन एक लोकेशन है, ठीक है? एक लोकेशन है जो एज़्योर की एग्ज़िस्ट करती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आपने चूज़ किया कनाडा सेंट्रल रीजन, ऑलराइट? आपने चूज़ किया कनाडा सेंट्रल रीजन चूज़ किया। अब उस कनाडा सेंट्रल रीजन के अंदर क्या होगा? कनाडा सेंट्रल रीजन के अंदर किसी एक लोकेशन पे मान लो टोरंटो के अंदर एक एज़्योर का डाटा सेंटर होगा, बड़ा-सा। उस डाटा सेंटर के अंदर आपके रैक्स लगे होंगे। तो जब भी आप एज़्योर के ऊपर मान लो रीजन चूज़ करते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल कनाडा सेंट्रल, तो बेसिकली आप क्या कह रहे हो? आप कह रहे हो, भई वर्चुअल मशीन जो डिप्लॉय की जाएगी, वो कनाडा सेंट्रल वाली लोकेशन में जो डाटा सेंटर है, वहाँ पे डिप्लॉय की जाएगी। तो रीजन का बेसिकली ये कॉन्सेप्ट होता है कि भई आपको एज़ एन एडमिन कंट्रोल मिलता है कि आप अपने जो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट को किस लोकेशन पे सेटअप करना चाहते हो। तो इसके अंदर रीजन का मेन काम होता है, तो रीजन आप डिसाइड करते हो। उसके बाद आपके पास कुछ चीज़ें होती हैं जो आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, जैसे कि डाटा सेंटर डिसाइड करना। अब आपको नहीं पता, अब आपने बोल दिया भई कनाडा सेंट्रल के अंदर मेरे को अपनी वर्चुअल मशीन क्रिएट करनी है। बट एज़्योर आपको ये चॉइस नहीं देता कनाडा सेंट्रल के अंदर कितने डाटा सेंटर अवेलेबल हैं, किस डाटा सेंटर के अंदर आप किस रैक के ऊपर कौन-सी मशीन डिप्लॉय करना चाहते हो, ये कंट्रोल आपके पास नहीं होता। आपके पास सिर्फ एज़्योर के रीजन का कंट्रोल है। तो उस सिनेरियो में आपकी मशीन बेसिकली इसी तरीके से किसी एक डाटा सेंटर पे डिप्लॉय हो जाएगी। अब एज़्योर क्या करता है, एज़्योर हर रीजन के अंदर आपको 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन प्रोवाइड करता है। 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन का मतलब क्या है? आप 3 अवेलेबिलिटी ज़ोन को सिंपली आप समझ सकते हो एज़ अ 3 डाटा सेंटर, राइट? तो यहाँ पे हमने क्या किया, एज़्योर का जो लेआउट है, स्ट्रक्चर लेआउट इस तरीके से काम करता है। आप रीजन चूज़ करते हो, ठीक है? रीजन के अंदर आप बेसिकली लोकेशन बता रहे हो, अपने वर्कलोड को कहाँ पे डिप्लॉय करना चाहते हो।
ठीक है, उसके बाद आप अवेलेबिलिटी जोन्स को डिफाइन करते हो, भैया आपने मल्टीपल डाटा सेंटर्स के ऊपर अपना वर्कलोड डिप्लॉय करना है। मल्टीपल डाटा सेंटर के अंदर डिप्लॉय क्यों करना होता है? इन केस मान लो आपका वर्कलोड इस मशीन, ये एक वर्चुअल मशीन है जो इस डाटा सेंटर पे चल रही है, दूसरी वर्चुअल मशीन इस डाटा सेंटर पे चल रही है, तीसरी इस पे चल रही है और चौथी इस पे चल रही है। टेक एन एग्जांपल। ऑलराइट, इन केस ये दो डाटा सेंटर डाउन हो जाते हैं कनाडा सेंट्रल के अंदर, तो स्टिल आपके दो डाटा सेंटर अप एंड रनिंग है जो आपके वर्कलोड को अप एंड रनिंग रखेंगे और आपकी जो सर्विस है हाईली अवेलेबल रहेगी। अब ये बहुत ही रेयर चांसेस में होगा कि भाई एज्योर का डाटा सेंटर डाउन हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी कंपनी है और डेफिनेटली उनके पास सिक्योरिटी मेजर्स और उनके पास बैकअप प्लान्स और ये सब कुछ ऑलरेडी सेटअप होता है, राइट? तो क्योंकि वो इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं तो डेफिनेटली उनके पास एक प्रॉपर सेटअप होगा कि भाई बहुत कम चांसेस हैं कि भाई डाटा सेंटर फेलियर हो। बट स्टिल आपको एज्योर प्रोवाइड करता है एज अ कस्टमर, क्योंकि आप कस्टमर हो उनके, राइट? तो आपको एज अ बेस्ट कस्टमर सर्विस वो एक अवेलेबिलिटी का ऑप्शन प्रोवाइड कर देते हैं कि भाई इन केस, वैसे तो हमारा डाटा सेंटर डाउन नहीं होगा, बट इन केस अगर हमारा डाटा सेंटर डाउन हो जाए तो स्टिल आपने अगर अवेलेबिलिटी जोन्स को ध्यान में रख के अपने वर्कलोड को सेटअप किया है तो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर अप एंड रनिंग रहेगा। ऑलराइट, तो इसके अंदर अब जैसे कि हमने पहले क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था अवेलेबिलिटी सेट्स। अवेलेबिलिटी सेट्स के अंदर क्या होता था? अवेलेबिलिटी सेट्स के अंदर हम बेसिकली मेक श्योर करते थे कि भाई हमारा रैक फेलियर से बच सके हम, क्योंकि एक हर एक, मान लो ये डाटा सेंटर है, डाटा सेंटर के अंदर क्या होता है? डाटा सेंटर के अंदर रैक्स लगे होते हैं, हर रैक के ऊपर आपकी एक पावर सप्लाई होगी, हर रैक के ऊपर आपका एक नेटवर्क स्विच होगा, एक नहीं होगा, ज्यादा होंगे, रिडंडेंसी होती है उसके ऊपर भी। बट टेक एन एग्जांपल, एक पावर सप्लाई होगी, एक आपका स्विच होगा और आपका एक फिजिकल सर्वर के ऊपर आपकी मशीन रन कर रही होगी। तो उस सिनेरियो में अगर आपका रैक डाउन हो जाता है, रैक के अंदर कोई फेलियर आ जाता है, तो आपकी मशीन डाउन हो जाएगी। तो उससे बचाने के लिए हमने अवेलेबिलिटी सेट्स का यूज किया था। बट व्हाट इफ आपका डाटा सेंटर डाउन हो जाए? तो उस सिनेरियो में आपको अवेलेबिलिटी जोन्स बचाता है। तो डाटा सेंटर फेलियर से बचने के लिए हमेशा हम अवेलेबिलिटी जोन्स का यूज करते हैं। तो इसको प्रॉपरली समझ लेते हैं आगे। तो यहाँ पे मैंने बेसिकली अवेलेबिलिटी जोन्स की अप्रोच थोड़ी इस तरीके से लिया कि इस एग्जाम्पल से हम आगे आ जाते हैं और इस स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर घुस जाते हैं, राइट? तो डाटा सेंटर वगैरह को हम और रीजन वगैरह को साइड पे छोड़ देंगे और अवेलेबिलिटी जोन के अंदर घुस घुस के प्रॉपर्ली समझ लेंगे इसको एक बार। तो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर क्या है? अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आप जब भी आप कोई रीजन, मान लो ये आपका कनाडा सेंट्रल रीजन है, ठीक है? अब इस कनाडा सेंट्रल रीजन के अंदर आपने चूज किया भाई मैंने अपनी वर्चुअल मशीन बनानी है, और आपने ये भी चूज किया भाई मेरे को अवेलेबिलिटी जोन्स चाहिए। और जोन आपको अवेलेबिलिटी जोन हर रीजन के अंदर आपको मैक्सिमम 3 जोन मिलते हैं, 3 जोन्स। मतलब ऐसे नहीं है कि आप 10-15 जोन को चूज कर लोगे, नहीं, 3 ही जोन मिलते हैं, मैक्सिमम 3 जोन मिलते हैं हर रीजन के अंदर। तो कनाडा सेंट्रल के अंदर हमको 3 जोन मिले और आपने बोला भी मेरे को तीनों के तीनों जोन्स चाहिए। ऑलराइट, तो उस सिनेरियो के अंदर आपने तीनों के तीनों जोन चूज किए। अब यहाँ पे तीनों जोन कैसे काम करते हैं? अब यहाँ पे इस तरीके से ये काम करता है कि भाई आपका जो वर्कलोड है वो तीनों जोन्स के ऊपर रिडंडेंटली डिप्लॉय किया जाएगा। मतलब कि इन केस अगर अब यहाँ पे मान लो आपकी मशीन यहाँ पे डिप्लॉयड है, ठीक है? अब आपने तीनों जोन चूज किए हैं तो तीसरा आप तीन इस तरीके से डिप्लॉयड है, मान लो आपकी वर्चुअल मशीन। टेक एन एग्जांपल, ठीक है? हम यहाँ पे वेबसाइट वगैरह की बात नहीं कर रहे, सिंपल वर्चुअल मशीन की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 3 वर्चुअल मशीन डिप्लॉयड है, सेम ही काम कर रही है और 3 अवेलेबिलिटी जोन के अंदर डिप्लॉयड है। अब हर अवेलेबिलिटी जोन के अंदर नंबर ऑफ डाटा सेंटर हो सकते हैं। अब ये चीज हमको एज अ कस्टमर नहीं बताता भाई कितने डाटा सेंटर है, और ये चीज हिडन है। बट हम ऑलवेज एज्यूम करते हैं भाई एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मल्टीपल डाटा सेंटर है, तो इन केस अगर एक डाटा सेंटर डाउन हो जाता है तो स्टिल वो अवेलेबिलिटी जोन के अंदर आपको दूसरा डाटा सेंटर मिलता है काम करने के लिए। ऑलराइट, तो इस तरीके से आपका काम करता है अवेलेबिलिटी जोन्स। सेकंड आपका अवेलेबिलिटी जोन काम करता है कुछ इस तरीके से, मान लो अब कनाडा सेंट्रल है, ठीक है? कनाडा सेंट्रल, अब जैसे टेक एन एग्जांपल आपका मुंबई रीजन है, मुंबई की बात करते हैं हम। तो मुंबई के अंदर आपकी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन होती है, मुंबई को छोटा तो है नहीं, राइट? अब पॉसिबल हो सकता है कि भी मुंबई में आपका एक बैंड्रा लोकेशन पे कोई डाटा सेंटर है। टेक एन एग्जांपल, बैंड्रा लोकेशन पे कोई इशू हो जाता है, कुछ भगवान ना करे कुछ कैटास्ट्रॉफिक हो जाता है, राइट? उस सिनेरियो में लाइट चली जाती है आपका, या फिर अ, कुछ कुछ भी हो जाता है, राइट? कि इन केस वो डाटा सेंटर फॉर सम रीजन अवेलेबल नहीं रहता। बट
अगर आपने अवेलेबिलिटी चूज की है तो क्या पता वो जो कैटास्ट्रॉफिक हुआ है वो सिर्फ बैंड्रा रीजन में हुआ है, वो जुहू में नहीं हुआ प्रॉपरली, राइट? तो जुहू में अगर आपके पास डाटा सेंटर है एज्योर का, तो प्रोबेबली आपका जो वर्कलोड है वहां पे एक्टिव हो जाएगा और आपका जो सर्विसेज है वहां से आपको की प्रोवाइड करती रहेंगी सर्विसेज को, मतलब आपके वर्कलोड को एज अ सर्विस प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपका अवेलेबिलिटी जोन का कॉन्सेप्ट जो है सिंपली काम करता है। तो इसके अंदर आपको प्रैक्टिकली कुछ ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है, बट मैं आपको एक बार क्या करता हूँ, यहाँ पे अपना फायरफॉक्स ओपन कर लेता हूँ, फिर एक बार हम एज्योर पोर्टल पे चल पड़ते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल हम एक मशीन को डिप्लॉय करेंगे, ठीक है? हम एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे और उस वर्चुअल मशीन को एज अ पार्ट ऑफ अवेलेबिलिटी जोन बनाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वर्चुअल मशीन को भी आप एज अ अवेलेबिलिटी जोन का पार्ट बना सकते हो। वर्चुअल मशीन स्केल सेट कॉन्फ़िगर कर रहे हो तो भी आप अवेलेबिलिटी जोन्स का ऑप्शन चूज कर सकते हो, और एंड अवेलेबिलिटी सेट्स के साथ भी कर सकते हो। तो डजेंट मैटर आप कौन सी सर्विस को यूज कर रहे हो, तीनों के साथ आप ये चीज कर सकते हो। बट मेनली आप देखोगे ना, आप अब क्योंकि ये टेस्ट एनवायरनमेंट, तो टेस्ट एनवायरनमेंट के अंदर हम एक सिंपल सी वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और अवेलेबिलिटी सेटअप करेंगे। बट रियल वर्ल्ड के अंदर अगर आप देखोगे तो रियल वर्ल्ड के अंदर मोस्टली आप देखोगे ये चीज यूज की जाती है अवेलेबिलिटी सेट्स वगैरह के साथ, ठीक है? और आपको एक कस्टम इमेज वगैरह चाहिए होती है जो कि आपका जो कॉन्फ़िगरेशन है, पोस्ट डिप्लॉयमेंट कॉन्फ़िगरेशन वगैरह वो सारी पहले से कॉन्फ़िगर्ड हो। कस्टम इमेज बनानी सीखेंगे हम, बट इस वीडियो के अंदर मेन फोकस हमारा अवेलेबिलिटी ज़ोन्स है। ऑलराइट? तो यहाँ पे क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे एज़्योर की जो वर्चुअल मशीन सर्विसेज पे क्लिक करते हैं और एक नई वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने वर्चुअल मशीन पहले टेस्टिंग के लिए क्रिएट की थी, तो इसको इग्नोर करेंगे हम और यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करूंगा और एज़्योर वर्चुअल मशीन पे क्लिक करूंगा। और यहाँ पे हमको सिंपल जैसे हम कॉन्फ़िगरेशन करते हैं वर्चुअल मशीन की वैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू पे क्लिक करते हैं, एक नया रिसोर्स ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम रख लूंगा मैं टेस्ट टू। ओके, उसके बाद वर्चुअल मशीन का नाम देना है यहाँ पे, तो इसका नाम दे दूंगा मैं एवी मशीन 1, ठीक है? उसके बाद मेरे को रीजन बताना था अभी किस लोकेशन के अंदर। अब यहाँ पे आप देखोगे ना रीजन कितने होते हैं, एज्योर के ऊपर 60+ रीजन्स हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल गूगल करूँ ना, हाउ मेनी रीजन्स एज्योर सपोर्ट, तो यहाँ पे आप देखोगे 60+ रीजन्स है। तो बेसिकली क्या है, 60+ लोकेशंस हैं अराउंड द वर्ल्ड जहाँ पे आप अपने जो एसेट्स हैं उनको डिप्लॉय कर सकते हो एज्योर पे, राइट? तो यहाँ पे आप देखोगे हमने कनाडा सेंट्रल चूज किया, आप कोई भी चूज कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन योर रिक्वायरमेंट, बट फॉर टेस्टिंग मैं यहाँ पे कनाडा सेंट्रल एज इट इज छोड़ दूंगा। नेक्स्ट हमारा अवेलेबिलिटी ऑप्शंस। तो अवेलेबिलिटी ऑप्शंस के अंदर हमको सिंपल अवेलेबिलिटी जोन इस तरीके से चूज कर लेना है जैसे कि यहाँ पे आ रहा है, एंड उसके बाद हमारा आ जाता है जोन ऑप्शन। तो यहाँ पे जो पहला वाला ऑप्शन है ना, सिंपल इसको चूज करूंगा मैं, सिलेक्ट सेल्फ सिलेक्टेड जोन, मतलब कि चूज अप टू 3 अवेलेबिलिटी जोन। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया आपको मैक्सिमम कितने मिलते हैं, मैक्सिमम आपको 3 अवेलेबिलिटी जोन मिलते हैं पर रीजन। तो यहाँ पे हमको ये सिंपल बोल रहा है 3। तो यहाँ पे क्या करूंगा, अब यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है अवेलेबिलिटी जोन के अंदर कि आप जितने जोन चूज करोगे उतनी ही मशीन्स डिप्लॉय की जाएंगी। राइट? तो यहाँ पे आपने बोला जोन 1 तो एक वर्चुअल मशीन डिप्लॉय होगी, अगर आपने बोला जोन 2 तो 2 वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की जाएंगी, और अगर आपने बोला जोन 3 तो यहाँ पे 3 वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की जाएंगी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे चेंज हो गया है नंबर। एवी मशीन 1-1 बना दी इसने, एवी मशीन 1-2 बना दी इसने, और एवी मशीन 1-3 बना दी इसने। अब यहाँ पे ये ऐसा क्यों हुआ, तो यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, सिंपल व्हाइट बोर्ड ओपन करता हूँ और आपको एक बार एग्जाम्पल दे देता हूँ, आइडिया दे देता हूँ कि किस तरीके से ये काम करता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो यहाँ पे टेकन एग्जांपल ये हमारा सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल इंडिया। ऑलराइट, ये आपका जोन 1 है, ये आपका जोन 1 है, ये आपका जोन 2 है, जोन 2, और ये आपका जोन 3 है। तो 3 जोन बोले आपने, ठीक है? उसके बाद आप मतलब कि 3 जोन मतलब कि 3 मशीन बनेंगी, ऑटोमेटिकली एज्योर बना देगा आपको। यहाँ पे आपकी ये एक मशीन 1 होगी, ये आपकी मशीन 2 होगी, और ये आपकी मशीन 3 होगी।
जो कि सेम ही कॉन्फ़िगरेशन पे चल रही हैं। ठीक है? सेम ही वेबसाइट इस पे रन हो रही है, सेम ही वेबसाइट इस पे रन हो रही है, सेम ही वेबसाइट इस पे रन हो रही है। ये आपने टेकन एग्जांपल यहाँ पे जो वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की यूजिंग कस्टम इमेज डिप्लॉय की। ठीक है? कस्टम इमेज के अंदर ऑलरेडी आपकी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन हुई हुई थी। तो जैसे ही आपने उसको डिप्लॉय किया, आपकी वर्चुअल मशीन के ऊपर सारी वेबसाइट की कॉन्फ़िगरेशन पड़ी थी। अब यहाँ पे 3 मशीन्स हैं आपकी वेबसाइट को प्रोवाइड कर रही हैं। तो इन केस अगर ज़ोन 1 डाउन हो जाता है, स्टिल आपके पास ज़ोन 2 और ज़ोन 3 है। बट ये तीनों एक्टिव हैं, तीनों काम कर रही हैं। ठीक है? ऐसे नहीं है कि भई आपकी सिर्फ़ ज़ोन 1 वाली मशीन काम कर रही है, ज़ोन 2 और ज़ोन 3 बस बैठी हैं और वेट कर रही हैं कि कब ज़ोन 1 डाउन हो जाए, उसके बाद हम काम करना शुरू करेंगे। नहीं, ये तीनों काम कर रही हैं। तो अब ये तीनों ट्रैफ़िक रिसीव करेंगी। अब यहाँ पे आपका यूजर है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पे आपका यूजर बॉब है। बॉब जाता है आपकी वेबसाइट पे sharmaiti.com पे। तो ये sharmaiti.com तीनों वेब सर्वर पे चल रही है। तो इसके लिए आपको एक लोड बैलेंसर चाहिए होगा यहाँ पे बीच में। लोड बैलेंसर, एज्योर लोड बैलेंसर। ठीक है? जो बेसिकली क्या करेगा, आपका बॉब हिट करेगा लोड बैलेंसर को ट्रैफिक, और लोड बैलेंसर का काम होगा इक्वली उस ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट करना, राइट? तो इस तरीके से लोड बैलेंसर एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। ऑलराइट? तो लोड बैलेंसर, चाहे आप अवेलेबिलिटी सेट्स के साथ काम कर रहे हो, चाहे आप आपका हम बात कर लें स्केल सेट्स के साथ काम कर रहे हैं, या फिर चाहे हम बात कर लें आपकी अवेलेबिलिटी जोन्स की, लोड बैलेंसर एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो जैसे कि मैंने पहले भी बताया हुआ है, एज्योर के ऊपर ऐसा नहीं है कि आप एक ही सर्विस यूज करते हो, आपको मल्टीपल सर्विसेज यूज करनी पड़ती है एक इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करने के लिए। तो इस तरीके से आपको ये सेटअप देखने को मिलेगा बेसिक सा। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 3 मशीन्स बनाई। तो यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे 3 मशीन्स हमको हमारे पोर्टल पे शो होंगी। तो यहाँ पे क्या करते हैं, नीचे जाता हूँ मैं, स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पे पासवर्ड सेटअप कर लेते हैं अपनी मशीन का। नेक्स्ट। और डिस्क की कॉन्फ़िगरेशन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है फ्रॉम दिस लैब पॉइंट ऑफ व्यू। बट डिस्क का बेसिकली काम है कि भाई आप हर मशीन पे क्या कोई डाटा डिस्क लगाना चाहते हो कि नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क ही रहने देने दो, इसके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया पहले। नेक्स्ट नेटवर्किंग, और नेटवर्किंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है? तो यहाँ पे आप देखोगे कि 3 पब्लिक आईपी दे रहे हैं हम इस मशीन को। अब रियल वर्ल्ड के अंदर ना, जब भी आप कुछ ऐसा सेटअप करते हो ना, तो उसके अंदर आप अपनी वर्चुअल मशीन पे पब्लिक आईपी नहीं देते। आप अपनी मशीन को पब्लिकली एक्सेसिबल नहीं करवाते। क्यों? क्योंकि पब्लिकली एक्सेसिबल करवाने की जरूरत ही नहीं है आपको, क्योंकि आपके यूजर डायरेक्टली इस मशीन पे हिट ही नहीं करेंगे। आपके यूजर डायरेक्टली लोड बैलेंसर पे हिट करेंगे। आपके यूजर इस पे एक्सेस ही नहीं करेंगे डायरेक्टली इंटरनेट से। तो उस सिनेरियो में आपको इसको इंटरनेट पे एक्सेसिबल होने ही नहीं देना, क्योंकि ये सिक्योरिटी कंसर्न हो सकता है। तो इंटरनेट पे एक्सेस नहीं देना। ठीक है? अब इंटरनेट पे एक्सेस नहीं देना मतलब कि हम एसएसएच भी नहीं कर सकते इनके ऊपर। अब इसको बाईपास करने के लिए एक सर्विस होती है, बेस्टियन सर्विस। उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में, कि भाई अगर आपका जो वर्कलोड है, जैसे कि हमारी ये जो मशीन्स हैं, ये मशीन्स अगर इंटरनेट पे एक्सेसिबल नहीं है फॉर सिक्योरिटी रीजन, जैसे कि मैंने बताया, तो उस सिनेरियो में मैं इस मशीन को रिमोटली कैसे एक्सेस करूं एज एन एडमिन, अगर मेरे को कोई कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो कैसे करूं? तो उसको हम एज्योर बेस्टियन सर्विस के थ्रू कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। बट ये रियल वर्ल्ड सिनेरियो कुछ ऐसा दिखता है, जिसके अंदर आपका जो वर्कलोड है ना, उसके ऊपर आप इंटरनेट का एक्सेस नहीं देते। इस तरीके से आप ब्लॉक रखते हो एक्सेस, तो मतलब कि आपको इसके ऊपर कोई भी पब्लिक आईपी देने की जरूरत नहीं है। लोड बैलेंसर आपका काम करेगा सारा। तो यहाँ पे आपका जो पब्लिक आईपी है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली क्यों दे रहा है, ऑटोमेटिकली इसलिए दे रहा है ताकि हम इसको रिमोटली कॉन्फ़िगर कर सकें। बट यहाँ पे फॉर सिक्योरिटी पर्पस ही आपको हमेशा नन करना है। ठीक है? बट फॉर नाउ आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि भाई क्या क्या चीजें डिप्लॉय होंगी, तो यहाँ पे इसको इस तरीके से भी रहने दूंगा। ठीक है? नेक्स्ट आपको यहाँ पे सिलेक्ट लोड बैलेंसर। अब यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है लोड बैलेंसर आपका। तो यहाँ पे हम एक नया लोड बैलेंसर क्रिएट करेंगे। लोड बैलेंसर अभी हमने पढ़ा नहीं है, तो यहाँ पे जो भी चीज मैं करने वाला हूँ, आप इसको एज अ डिफॉल्ट चूज कर लें बस। ठीक है? तो यहाँ पे कर लूंगा मैं न्यू ALB, या फिर न्यू LB, समथिंग लाइक दैट। और यहाँ पे आपको टाइप रखनी है पब्लिक। पब्लिक इसलिए रखनी है क्योंकि ये लोड बैलेंसर पब्लिकली एक्सेसिबल हो। ये पब्लिकली एक्सेसिबल का मतलब होता है जो इंटरनेट से एक्सेस की जाती है चीज। तो हमारा लोड बैलेंसर हमारे वर्कलोड के आगे आएगा। तो उस सिनेरियो में हमारे लोड बैलेंसर को इंटरनेट से एक्सेस होना चाहिए। ठीक है? उसके बाद यहाँ पे आपको TCP एज इट इज छोड़ देना, जो भी दिख रहा है क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। लोड बैलेंसर यहाँ पे मैंने डिफॉल्ट
सेटिंग्स के साथ कॉन्फ़िगर कर लिया क्योंकि आपको इम्पोर्टेंट है ये करना, अदरवाइज़ आप अवेलेबिलिटी ज़ोन्स नहीं सेटअप कर सकते, ठीक है? तो यहाँ पे रिव्यू एंड क्रिएट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपकी वैलिडेशन जो है स्टार्ट हो जाएगी और उसके बाद क्रिएट पे क्लिक करूँगा। तो यहाँ पे आपकी जो डिप्लॉयमेंट है ना वो स्टार्ट हो जाएगी, तो वेट करते हैं इसको कंप्लीट होने का। ऑलराइट, तो यहाँ पे हमारा जो डिप्लॉयमेंट है कंप्लीट हो चुकी है। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट डिटेल्स को एक्सपेंड करते हैं और देखते हैं इसने क्या-क्या डिप्लॉय किया। तो इसने क्या किया, सबसे पहले एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप बनाया, ठीक है? जिसका नाम था 1-1 एनएसजी, ऑलराइट। उसके बाद एक आईपी पब्लिक आईपी बनाया, न्यू लोड बैलेंसर बनाया, उसको पब्लिक आईपी दी। उसके बाद एक वर्चुअल नेटवर्क बनाया गया, उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे 3 नेटवर्क इंटरफेस बनाए गए। 3 नेटवर्क इंटरफेस किस लिए? क्योंकि हर इंटरफेस को एक मतलब कि हर मशीन को एक नेटवर्क इंटरफेस चाहिए और उसके बाद आपकी यहाँ पे 3 वर्चुअल मशीन बनी, वर्चुअल मशीन 1, वर्चुअल मशीन 2, वर्चुअल मशीन 3। अब तीनों वर्चुअल मशीन बेसिकली क्या कर रही हैं? तो यहाँ पे मैं डिप्लॉयमेंट से बाहर आ चुका हूँ, बैक चलते हैं। तो यहाँ पे तीनों वर्चुअल मशीन क्या कर रही हैं? तीनों वर्चुअल मशीन अलग-अलग रीजन के अंदर हैं। इन केस अगर आपका ये वाला न अलग-अलग रीजन नहीं सॉरी, अलग-अलग अवेलेबिलिटी ज़ोन के अंदर है। अगर ये वाला ज़ोन डाउन हो जाता है, इस ज़ोन के अंदर कोई इश्यू आ जाता है, तो स्टिल आपकी मशीन्स जो हैं, दूसरे ज़ोन्स के थ्रू आपकी सर्विसेज़ को प्रोवाइड करती रहेंगी। यहाँ पे क्या करते हैं, इसको गो टू रिसोर्स पे क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे हम आ गए हैं डायरेक्ट एवी मशीन 1-1। ठीक है, तो यहाँ से आपको अच्छे से नहीं पता लगेगा, तो यहाँ पे क्या करता हूँ, होम पे क्लिक करता हूँ मैं सिंपल और यहाँ पे चलते हैं हम वर्चुअल मशीन्स के अंदर और वर्चुअल मशीन्स के अंदर आप देखोगे 3 मशीन्स डिप्लॉय हुई हैं हमारी। तो यहाँ पे आप देखोगे तीनों मशीन्स किस-किस रीजन के अंदर है, सेंट्रल इंडिया के अंदर, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल वापस चलता हूँ होम पे, रिसोर्स ग्रुप्स के अंदर जाता हूँ, हमारा टेस्ट 2 नाम का जो रिसोर्स ग्रुप था इसके अंदर चलते हैं और यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा भाई क्या-क्या डिप्लॉय किया गया। यहाँ पे 3 हमारी ऑपरेटिंग सिस्टम डिस्क डिप्लॉय की गई, जो कि हमको डिप्लॉयमेंट सेक्शन में नहीं दिख रही थी, बट यहाँ पे हमको दिख रही हैं, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे हमारी 3 वर्चुअल मशीन डिप्लॉय की गई, राइट? उसके बाद हमारे 3 नेटवर्क इंटरफेस ये रहे। अब यहाँ पे हमारा जो वर्चुअल नेटवर्क है, एक वर्चुअल नेटवर्क ही है और देखते हैं कोई और वर्चुअल नेटवर्क नहीं है। एक वर्चुअल नेटवर्क डिप्लॉय किया गया, एक नेटवर्क सिक्योरिटी ग्रुप डिप्लॉय किया गया, ऑलराइट। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे ये हमारा लोड बैलेंसर डिप्लॉय किया गया इस तरीके से। और यहाँ पे अगर मैं फॉर एग्जांपल राइट क्लिक करता हूँ और मशीन 2 को ओपन करता हूँ और देखते हैं क्या इसके पास पब्लिक आईपी है कि नहीं। तो यहाँ पे आप देखोगे इसके पास पब्लिक आईपी है। तो मतलब कि इन मशीन हर मशीन के पास अब ये तीनों मशीन एक्सेसिबल है इंटरनेट से राइट नाउ, क्योंकि हमने इसको एक्सेसिबल बनाया है, राइट। क्यों हर मशीन के पास पब्लिक आईपी है। अब ये पब्लिक आईपी किसका है? ये पब्लिक आईपी बेसिकली लोड बैलेंसर का है, ठीक है। मतलब कि मैं लोड बैलेंसर के थ्रू इस मशीन को हिट करूंगा, ऑलराइट। तो यहाँ पे ये चीज का ध्यान रखना है। अब इस तरीके से आपका जो है अवेलेबिलिटी जोन जो है काम करता है और आपका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जब भी आप बिल्ड करने वाले हो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, तो आपको पता है आप 3 ऑप्शंस आपके पास हैं। अगर आपको ऑटो स्केलिंग करनी है तो आपके पास स्केल सेट्स हैं। अगर आपको डाटा सेंटर फेलियर से बचना तो आपके पास अवेलेबिलिटी जोन्स हैं और अगर आपको रैक फेलियर से मतलब कि पावर फेलियर या नेटवर्क फेलियर से बचना है तो आपके पास अवेलेबिलिटी सेट्स हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।